प्रिय विद्यार्थियों, आर्यावर्त कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमारा अनुवाद वाला जो टॉपिक था वो आरंभ हो चुका था और आज हम अनुवाद के इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपने जान लिया था कि जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। और पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इसके बाद जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, लिंग 3 होते हैं, और कर्ता जो हमारा होता है कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये आपने जाना था। ठीक है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। आज हम आप लोगों का सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एक जानेंगे कि आपने कल कितना सीखा है ना। तो आइए हम उस पर अभ्यास करेंगे कि आपने क्या सीखा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा। तो देखिए आपने क्या सीखा, इस पर काम करेंगे। आपने क्या सीखा, इस पर हम लोग काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब जो आगे आपका जो बढ़ना है, कैसे टॉपिक बढ़ेगा आगे, किस प्रकार से आप चीज़ों को जानेंगे समझेंगे, इसे आप जानिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साधारण से वाक्य लिखेंगे। उन वाक्यों के जरिए हम ये जानेंगे कि आपको अनुवाद की पकड़ कितनी हुई है। ठीक है, पहले आप अपने मनोबल को बढ़ाइए। जब आपका मनोबल बढ़ जाएगा तो फिर हम आपको बहुत ही बड़े बड़े उदाहरणों के द्वारा भी समझाएंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ लिख दें कि बालक खेलता है, बालक खेलता है, एक वचन। 2 बालक खेलते हैं, 2 बालक खेलते हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि बालक खेलते हैं। देखिए, आपको जो बनाना है अनुवाद वो इस प्रकार से सीखेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 प्रकार के वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। बालक खेलता है, 2 बालक खेलते हैं और बालक खेलते हैं। ठीक है, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था कि अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार से लिखें कि बालक खेल रहा है, दो बालक खेल रहे हैं, बालक खेल रहे हैं। आप जरा ध्यान से समझिएगा, आपके सामने में ऐसी स्थिति आएगी। आप बात समझ रहे हैं? देखिए, आपने कल की क्लास में ये जाना था कि हम बार बार आपसे बोल रहे थे कि अंग्रेजी में ये होता है, अंग्रेजी में वो होता है, अंग्रेजी में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अंग्रेजी में वर्ब की फॉर्म याद रखनी है, अंग्रेजी में आपको क्या बोलते हैं सहायक क्रिया याद रखनी है, यानी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। ये तमाम चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। वही चीज़ हम आज आपसे पूछेंगे। जैसे आपके सामने ये 2 वाक्य हैं, बालक खेलता है और बालक खेल रहा है। तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई बालक खेलता है और बालक खेल रहा है, इसे अलग अलग बनाएंगे। ऐसा लग रहा होगा? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि रहा रही रहे आ गया, ये ताती ते है आ गया? तो ऐसा लगता नहीं आपको कि अलग हो सकता है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? वर्तमान काल के जी बिल्कुल, दोनों वर्तमान काल के हैं। लेकिन यहाँ पर मैम वर्तमान काल में भी, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो रहा है, रहिए, रहे हैं के लिए क्या लगाएंगे? तो आई एम कमिंग, ऐसा ही तो बनाएंगे। आई एम कमिंग कि ऐसा बना देंगे कि आई एम कम? बताइए। तो आपने यहाँ कुछ और, अगर मैं लिख दूं कि मैं आता हूँ,
आता हूँ, तो हम क्या बना देंगे, आई कम, ऐसा बना देंगे, नहीं बनाएंगे, ऐसा बना देंगे। तो भाई इसमें और इसमें डिफरेंस हो गया, हाँ या ना, बताइए आप पहले। आप तो ऐसे पढ़िएगा कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप ये ना देखिए रिकॉर्ड है वो तो एक अलग मैटर है, जो चल रहा है वो तो ठीक है चलने दीजिए, लेकिन आपको जो देखना है वो ये देखना है, तो दोनों में अंतर आया। लेकिन साथियों आपको हमने पहले ही बताया था कि जब भी हम संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं होने वाला, एक ही प्रकार से बनाएंगे। आपको मात्र केवल इस चीज पे ध्यान देना है बस, और कुछ ना दीजिए। तो देखिए मैम, बालक खेलता है और बालक खेल रहा है में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बस इतना बता दीजिए कि बालक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, बालका। क्या बोलते हैं, बालका, क्योंकि एक लड़का है तो बालका, और ये क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो लड़का जो है हमारा, जो बालक है हमारा, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार की प्रयोग होगी। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में खेलने की क्रिया क्या बनाते हैं, क्रीडति। देखिए एक चीज और बता दें, जैसे कि कल आपने गम धातु में क्रियाएं याद की थी, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छावा। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी वैसे ही क्रियाएं याद कर लेनी है। क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडता क्रीडत, क्रीडामि क्रीडावा क्रीडावा, उसी से बन जाएंगी, एक जैसी बनेंगी। अगर मान लो पिप धातु है तो लट लकार की सारी क्रियाएं आपकी उसी प्रकार से बनेंगी, जितनी भी परस्मय पदी धातु हैं सीधे उसी से बन जाएंगी। पठति पठता पठन्ति, पठति पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ठीक है। खादति खादति खादता खादन्ति, खादसि खादता खादत, खादामि खादावा खादामा। एक ही तरह हरति हरता हरन्ति, हरसि हरता हरत, हरामि हरावा हरामा, एक ही प्रकार से बनेगी। आपको गुड़िया समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। क्या आपको पठ धातु, गम धातु, पिब धातु, लिख धातु, किसी भी धातु के लट लकार में कोई शब्द रूप धातु रूप आते हैं, नहीं आते। वेरी गुड। कल आपने क्लास ज्वाइन की थी हमारी, ओके। तो जब आपने कल क्लास ज्वाइन की थी तो हमने यहाँ पर लट लकार की सारी जो धातुएं होती हैं वो लिख दी थी। आज हम फिर भी लिख देते हैं। देखिए देख लीजिए आप, यहाँ पठति, ये मैम प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, ये एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पर द्विवचन, और यहाँ पर बहुवचन। जी मैम, जी बताइए। ये तो मतलब धातु में इसके लिखे, लेकिन जैसे खेला संस्कृत में क्या बोलते हैं, ये सब। ओके ओके, बिल्कुल। आपने बोला ना कि भाई हमें ये कैसे जाने कि संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं, ये तो वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी, उसके लिए हम आपको बताएंगे। देखिए, खेलने की जो वर्ड मीनिंग है वो क्रीडति होती है। हम अभी एक काम करेंगे मैम, जितने भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें हर चीज़ की वर्ड मीनिंग आपको बता देंगे। लेकिन आपको अब आज से ही ये शुरुआत करनी है हर दिन 5 वर्ड मीनिंग लर्न करने की। आप आज से ही हर दिन 5 वर्ड मीनिंग लर्न करना शुरू कर दीजिए। संस्कृत वाली शब्दार्थ याद कर लीजिए कि जाना की क्या है, आना की क्या है, पूछना की क्या है, ले जाना की क्या है, खाना की क्या है, पकाना की क्या है, हम आपको बता देंगे। ठीक है मैम, चलिए आइए देखिए। तो अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन का है तो क्रिया भी उसी की लगा देंगे, तो हम लोग बना देंगे बालकः क्रीडति। ठीक है, बन गया। अगर लिखना है 2 बालक खेलते हैं तो क्या लिखेंगे, बालकौ बालकौ क्रीडतः, बालकौ क्रीडतः। अगर हम बोलेंगे बहुत से बच्चे खेलते हैं तो क्या बोलेंगे, बालकः क्रीडन्ति, बालकः क्रीडन्ति। जी बताइए, पूछिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये बालक आया तो हम क्या करेंगे कि आपको एक शब्द रूप हम यहाँ लिखेंगे
बालक का एक शब्द रूप लिख देंगे, जिस आधार पर हम सारे के सारे आपको यहाँ पर रूप बनाना बता देंगे। अभी आप चाहें तो इतना नोट कर लीजिए, और नोट ना करना हो तो इसे मिटाते हैं और आप काम आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिए, बहुत अधिक चीज़ तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जी नोट कर लीजिए। किसमें? और क्या पूरा डा है? बालिका क्रीडंती होगा पूरा का पूरा। जी मैम, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मैम, एक शब्द रूप देखिए, धातु रूप और शब्द रूप में अंतर क्या है पहले ये समझिए। देखिए सर, जो धातु रूप होते हैं वो विभक्तियों के आधार पर बटे होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उनमें होता है, लेकिन वो विभक्तियों के आधार पर बटे होते हैं। कौन? शब्द रूप। और जो धातु रूप होते हैं वो पुरुष के आधार पर बटे होते हैं। वचन उनमें भी होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप बात समझिए। और मैम यहाँ पर हम आपको सिखा देंगे, अभी आप चिंता ना करिए, यहाँ पर आप बहुत सारे अनुवाद एक ही शब्द रूप और धातु रूप से सीख जाएंगे। अभी हम थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं आपको, फिर हम बताएंगे आपको। चिंता ना करें आप लोग, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं जल्दी से। आप बिल्कुल परेशान ना होइए मैम। जैसे अब मैंने यहाँ बालिका किया, यहाँ बाल को क्यों कर दिया, यहाँ बालिका क्यों कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको समझना है ये कि हमने ऐसा क्यों किया। भाई मान लो हम मैम बालकस कर दें, हम बालके कर दें, तो ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी ज़रूरत होगी। तो चलिए अभी इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी इसे मिटाएं, मिटाते मिटा देखिए। तो आप मैम एक क्या करिएगा, एक शब्द रूप आप लिख लीजिएगा और एक धातु रूप आज फिर से लिख लेंगे। देखिए जी, देखिए तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे मैम, अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अकारांत पुल्लिंग। इस अकारांत पुल्लिंग का मतलब क्या है? अकारांत पुल्लिंग का मतलब यह है कि जिस शब्द के अंत में जो अंतिम अक्षर होगा उसमें आ का स्वर निकले। जैसे हमने लिख दिया बालक, तो बालक पुल्लिंग है, लेकिन का में क्या निकलेगा? आ का स्वर निकलेगा। तो अगर आ का स्वर निकला तो ये अकारांत हो गया। और मैम जितने भी अकारांत शब्द रूप होते हैं, जी जितने भी अकारांत शब्द रूप होते हैं वो सब एक जैसे ही चलते हैं, एक जैसे ही बनते हैं। जैसे अगर आप चाहे बालक का सीख लीजिए, चाहे राम का सीख लीजिए, चाहे वृक्ष का सीख लीजिए, चाहे सूर्य का सीख लीजिए, चाहे चंद्र का सीख लीजिए, जो अच्छा लगे, जो एक जैसे ही सब बनते हैं। कैसे? देखिए, तो अकारांत में हम बालक का शब्द रूप आपको यहाँ लिखेंगे, आप इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे एक वचन, एक वचन, यहाँ लिख लेंगे द्विवचन, और यहाँ लिख लेंगे बहुवचन। यहाँ क्या लिख लेंगे? बहुवचन। अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर लिखेंगे विभक्तियाँ। जैसे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति हो गई आपकी, ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति। ये आपकी होगी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी,
षष्ठी, सप्तमी, और यहाँ हम लोग लिख लेंगे अंत में संबोधन। देखिए क्या जी, उनका कोई निश्चित नहीं रहता। आपसे 5 नंबर के भी आ सकते हैं, 6 नंबर के भी आ सकते हैं। इससे कम नहीं आते? इससे कम आते हैं, कब 3 नंबर के दें, 2 नंबर के दें। लेकिन आप इसमें ना रहिए, सीखना तो आपको है ही, ये याद रखिए। क्योंकि सुनिए मैम, अनुवाद सुनिए आप सुन लीजिएगा कि अनुवाद क्यों सीखना चाहिए। पहली बात समझिए कि अनुवाद सीखना क्यों चाहिए। अनुवाद सीखते समय आपका जिन चीज़ों का रिवीजन होता है पहले वो समझिए। आपका वचन का रिवीजन होता जाता है, आपके लिंग का रिवीजन होता जाता है, आपकी शब्द रूप का रिवीजन हो जाता है, आपके धातु रूप का रिवीजन हो जाता है, आपकी काल का रिवीजन हो जाता है, और साथ में आप पूरा का पूरा लैंग्वेज को समझने का एक तरीका आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई अपठ्य गद्यांश एग्जाम में आ जाता है और आपको अगर अनुवाद नहीं आते हैं तो आप उसका अर्थ कैसे समझ पाएंगे? आप बताइए भाई। आपने जब जिस चीज़ को बनाया ही नहीं है, मान लीजिए मैम आपको हलवा बनाना नहीं आता और आपको अगर किसी ने हलवा खिला दिया तो आपको उस हलवा का मज़ा कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने हलवा कभी बनाया ही नहीं है। आप कैसे समझ पाओगे कि ये गाजर का हलवा है कि लौकी का हलवा है? क्यों? क्योंकि आपने कभी बनाया ही नहीं। मान लीजिए मैम आपने कभी चाय बनाई है, वेरी गुड, तो चाय सामने आ गई तो आप जान जाओगे कि चाय है ना। मैम आप बताइए आपने कभी लिट्टी चोखा बनाया है? अब आप कह नहीं ये क्या है, राइट। उसी प्रकार से जब आप लिट्टी चोखा आपके में आएगा, यानी अनुवाद लिट्टी चोखा हो गया, कभी नहीं बनाया और आ गया तो आप जाओगे ये क्या है? क्यों? क्योंकि उसको कभी आपने बनाया ही नहीं। जी मैम, हाँ लिट्टी चोखा खाने वाले होते हैं, जैसे दाल बाटी वैसे लिट्टी चोखा होता है। और क्या, सब खाने के आइटम हैं, घर में खाइएगा। आइए देखिए मैम, ये है कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या बवाल है, आप एक बार समझिए, चिंता ना करिए। क्योंकि मैम आपको बंदूक चलाने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। आपको अभी ये नहीं पता कि इसका ट्रिगल कैसे दबेगा, ये ऑटो सेमी रिवाल्वर है कि देसी है ना। बंदूक चलाना नॉर्मल बात है, लिया लोड की, ट्रिगल दबा दिया, गोली चल जाएगी। बंदूक चलाना और निशाने लगाने दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कला निशाना लगाना है, बंदूक चलाना नहीं। समझ में आया? तो सवाल ये नहीं है कि आपको अनुवाद बनाना आते हैं या नहीं आते हैं, सवाल ये है कि अनुवाद बनाना कभी सीखा है कि नहीं। तो सीखने का प्रयास। जी मैम, 20 से पढ़ ही नहीं रहे हैं हम तो वो हाँ तो वो तो बेस से सीख नहीं पड़ता है मैम। अगर आप मकान बना रही हो तो आपको ये तो सीखना पड़ेगा ना, गुम्मा में तिरछा कब लगाना है और सीधा कब लगाना है, 9 इंची की दीवार में क्या सिस्टम है और 4 इंची की दीवार में क्या सिस्टम है, ये तो सीखना पड़ेगा ना। तो आइए सीखते हैं, चिंता ना करिए। अभी तो न्यू खुदी है, कल न्यू खुदी है। आप एक दिन में कैसे आप सीख जाओगे? सीखना पड़ेगा ना। आइए देखते हैं, देखिए चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आप समझिए मैम, सबसे पहले देखिए हमने आपको कल ही बता दिया था कि अनुवाद बनाने में आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले तो शब्द रूप आने चाहिए मैम, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप बहुत ज़रूरी है। धातु रूप आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अव्यय शब्द होते हैं, जैसे कुत्र माने कहाँ, यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, है ना, किम माने क्या, है ना। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे तो सीखेंगे। अनुवाद का मतलब होता है संस्कृत भाषा का 50% ज्ञान हो जाना। आप बात समझिए, अनुवाद का मतलब यही है 50% ज्ञान हो जाना। बनाते बनाते आ जाएगा। आप धैर्य धारण करिए सभी लोग और सीखिएगा, समझिएगा प्लीज। आइए बालक के रूप लिखते हैं, शब्द रूप तो भाई पढ़ना ही है। देखिए जैसे हम एक वचन में बालक का लिखेंगे बालकः,
यहाँ लिखेंगे बालकौ, फिर लिखेंगे बालका। अब जरा मैम देखिए, याद करना भी कितना आसान होता है, हम लोग परेशान होते हैं बेमतलब में। बालकम, ठीक है, बालकम, बालकौ और बालकान, बाल और कान, बालकान। इसको बड़े आराम से पढ़िए, मजाक में पढ़िए। बालकान, बालकैन, बालकैन भी है, बालकैन भी लिख सकते हो, बालकैन जी। बालकाभ्याम और बालकै, ठीक है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालकात, फिर इसको हम लोग मैम यही ले लेंगे और फिर इसको यही ले लेंगे। बालकस, बालकयो और बालका नाम। बालके, बालकयो और बालकेशु। जरा आप ध्यान दीजिएगा मैम, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है। हम लोग इतना डरते हैं शब्द रूप याद करने में, लेकिन कभी इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि ये चीज़ है कितनी आसान। देखिएगा जरा, हमें मैम यहाँ याद करना पड़ा बालका, लेकिन यहाँ देखिए दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई। यहाँ मैम तीनों चीज़ें एक जैसी हो गई, यहाँ दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई। जरा ध्यान दी लीजिएगा, सोचिए आप जरा। यहाँ पर मैम बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, समझ गए आप। यहाँ देखिए मैम, ये अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ भी आपका देखिए मैम, आपको याद क्या करना है, बालका, बालकम, बालकैन, बालकाय, बालकात, बालकस, बालके। और यहाँ याद क्या रखना है, बालको, बालको, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकयो, बालकयो। सेकंड वाला पार्ट तो याद ही नहीं करना, एक एक कर लो, बस खत्म हो गया भैया। इसको कर लो, इसको कर लो और इसको कर लो, हो गया है। यहाँ याद कर लिए बालका, बालकान, बालकै, बालकेभ्य और फिर बालकेभ्य मैम, फिर ये दोनों एक जैसे हो गए, बालका नाम, बालकेश। तो देखिए कितना कम याद करना है आपको, फिर भी हम लोग कहते हैं हमें याद क्या करें। अब मान लीजिए इसी की तरह आपका मैम राम का दे दिया जाए शब्द रूप बनाने को, तो राम का शब्द रूप कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे भाई, ऐसे ही बना लेंगे ना आप। हाँ, तो राम का शब्द रूप मैम ऐसे ही बन जाएगा आपका बड़े आराम से। रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामाय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस रामियो रामानाम, रामे रामियो रामेषु। आपको अगर वृक्ष का बनाना है तो भी ऐसे ही बन जाएगा, वृक्षा वृक्षो वृक्षा, वृक्षम वृक्षो वृक्षान, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षय, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षानाम, वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु। हो गया मैम, एक जैसा याद कर लो आप। अकारांत का कोई भी बना लो। आपको मैम सूर्य का बनाना है, सूर्य सूर्यो सूर्य, सूर्यम सूर्यो सूर्यान, सूर्यान सूर्याभ्याम सूर्य। आप ज्यों का त्यों बना लीजिए इसको, आप समझ रहे ना हमारी बात। तो आपको कुछ करना ही नहीं उसमें, एक बार आप बनाइए और उसको आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये शब्द रूप है, ये क्या संबोधन सुनिए। संबोधन जो होता है संस्कृत में एक नियम होता है, संबोधने चा प्रथमा। एक संस्कृत में नियम होता है संबोधने चा प्रथमा। संबोधने चा प्रथमा का मतलब होता है कि संबोधन में
प्रथमा विभक्ति के ही शब्द रूपों को लिखा जाएगा। यहाँ क्या है बालक, तो यहाँ लिख दीजिए हे बालका। क्या लिख देंगे, हे बालका। ये क्या है बालकौ है, तो लिख दीजिए हे बालकौ। क्या लिख देंगे, हे बालकौ। और ये क्या है हे बालकहा, तो लिख दीजिए हे बालकहा। देखो ये होता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको द्विवचन का तो कुछ याद ही नहीं करना पड़ा। आपको याद कहाँ करना पड़ा, प्रथम का, और यहाँ इतना ज्यों का त्यों है मैम, हो गया। समझ गए। तो हमने बनाया था कि बालक कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है या बाजार जाता है, तो एक बालक जाता है। हमने बोला दो बालक, तो देखिए मैंने दो बालक बोला था, तो दो बालक में हमने किसका इस्तेमाल किया था, बालकों का। बहुत से बच्चे बोले थे तो किसका इस्तेमाल किया था, बालिका का। बात समझ में आई। एक वचन में एक, दो वचन में दो, बहुवचन में बहुत सारे। बात क्लियर हो गई थी, कोई और दिक्कत रह गई थी। चलिए अब सेंटेंस फिर होंगे और फिर आप बनाइएगा जरूर, ठीक है। जी जी जी, अभी दे रहे हैं आप लोगों को, बनाइएगा, आराम से बनाइएगा। वर्ड मीनिंग हम लिखेंगे आपको, उसकी आप चिंता ना करें। देखो एक डंडा नीचे बिंदी नहीं बोलते, उसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। तो ठीक है, लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे लगा लीजिए। एक डंडा एक बिंदी नहीं होता बेटा, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए, आराम से लिखिए। हाँ बोलिए। जैसे आपने ये जो लिखा है प्रथमा द्वितीय वंश, इसका यूज कैसे, इनका यूज कैसे, वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाई जाए। ये यूज कैसे है, सुनिए मैम, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे सवाल आप करते हैं कि भाई इनका यूज कैसे होता है। सुनिए मैम, देखिए आपको हम बताना चाहेंगे कि जो प्रथमा विभक्ति होती है इसका चिन्ह होता है, यानी प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता होता है। द्वितीय विभक्ति में होता है कर्म, और तृतीय विभक्ति में होता है करण, और चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, संप्रदान, और आपका पंचमी में क्या होता है, अपादान, और बेटा षष्ठी में क्या होता है, संबंध, और सप्तमी में क्या होता है, अधिकरण। आपने मैम अपने जीवन काल में कभी कारक पढ़े थे, कारक चिन्ह पढ़े थे, कर्ता ने, कर्म करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की, है ना, का की के रारी ने, इस तरह, अधिकरण में या पर। अब आपका सवाल ये है कि भाई साहब इन कारक और विभक्तियों का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, यही बात है ना। आइए जरा आपको, अब अनुवाद आपने सीखा था, अब इसको समझिएगा। मान लीजिए मैम मैंने यहाँ लिख दिया शेर, जरा ध्यान से देखिए, जंगल में, हाँ हंसना है तो हंसिएगा, अच्छा लगेगा। जंगल में दौड़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए, शेर जंगल में दौड़ते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कहाँ दौड़ते हैं शेर, जंगल में। अब जरा सुनना ध्यान से मैम, जो जंगल में है इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, अब इतना तो बताइए, क्या लिखा है, में। क्या लिखा है, में। अब वहां देखिए ये में कहाँ आता है, किसमें, अधिकरण में। में किस में आता है, अधिकरण कारक में में आएगा ना। ये देखिए अधिकरण में में पर, संबंध में का की के, अपादान में से, संप्रदान में के लिए, करण में से आएगा में। तो में किस में आएगा, सप्तमी विभक्ति में में आएगा। और सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। तो वहां सप्तमी विभक्ति में में आता है। क्या आता है, में आता है। तो ये लिखा है जंगल में, क्या लिखा है, जंगल में। क्या लिखा है। अब आप यहां देखिए एक सप्तमी विभक्ति कहाँ है, ये है, क्या है, ये है कि नहीं। इसमें मैम सप्तमी विभक्ति का रूप कैसा बना है, क्या बना है। अब आपको इसका अनुवाद बनाना है, तो सबसे पहले आपको शेर की वर्ड मीनिंग बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है, आपको शेर की वर्ड मीनिंग चाहिए। चलो मैंने लिख दिया सिंह, सिंहा, मैंने लिख दिया सिंहा, सिंहा माने शेर होता है। आपको जंगल की वर्ड मीनिंग चाहिए, मैंने लिख दिया वन,
वन माने जंगल होता। आपको दौड़ने की वर्ड मीनिंग चाहिए, मैंने लिख दिया धावती, करेक्ट, मैंने धावती लिख दिया, राइट। अब मैंने आपको लिख दिया सिंगा, वन और धावती, मैंने ये सारी वर्ड मीनिंग लिख दी। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये सारी वर्ड मीनिंग के बाद ये अनुवाद बना पाएंगे? मान लीजिए आपके पास सारी वर्ड मीनिंग है, तो अब क्या आप इसका अनुवाद बना पाएंगे? बेटा बोलो जरा, हाँ या ना, बोलिए। हाँ, तो बनाइए। तो क्या इसका अनुवाद हम ऐसा बना सकते हैं, सिंह वन धावती? क्या हम इसका ऐसा अनुवाद बेटा बना सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, दौड़ते हैं तो बहुवचन। हाँ, बहुवचन आ गया ना, वेरी गुड। तो ये अनुवाद ऐसा बन ही नहीं सकता। और आपको वर्ड मीनिंग सब पता है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि कर्ता हमारा किस वचन का है, किस वचन का है। एक दौड़ रहा कि बहुत से दौड़ रहे? बहुत से दौड़ रहे हैं ना। एक दौड़ रहे या बहुत से दौड़ रहे? वेरी गुड। तो अगर हमें बहुत से बनाना है तो शेर है ना, तो शेर को बहुत से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सिंहा। क्या बनाएंगे? कहाँ दौड़ रहे? जंगल में। तो भैया जब जंगल में आया तो जंगल में वन होता है, लेकिन इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी। कौन सी लगी है? तो वन का सप्तमी विभक्ति में रूप बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो सप्तमी विभक्ति में जो वन का रूप बनाएंगे वो एक वचन में बनाएंगे कि बहुवचन में कि द्विवचन में? एक वचन में, क्योंकि जंगल तो एक ही है ना। जंगल में, मैंने ये तो नहीं बोला जंगलों में। बिल्कुल, जो जिसमें है वैसी में बनाना है बेटा। शेर अगर बहुवचन है तो बहुवचन बना दो, सिंगा बहुवचन बन गया। अब जंगल में अगर एक वचन है, सप्तमी विभक्ति है, तो क्या बना देंगे, वने। क्या बना देंगे, वने। वनम बने वने, तो वने। एक दौड़ रहे थे कि बहुत से? तो बेटा एक के लिए धावती, दो के लिए धावता और बहुत से के लिए धावंती। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंगा वने धावंती। बात बेटे समझ में आई? तो इसलिए हम लोग इन कारक और विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, समझ गए? इसलिए होता बेटा, इसलिए होता प्रयोग। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, पहले आप लिख लीजिए, टाइम हो रहा है, कल हम फिर बात करेंगे। हैं?